प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। जानेंगे छुपे हुए उन योगों के बारे में जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। ऐश्वर्या राय की जन्मपत्री बहुत ही दिलचस्प है। ऐश्वर्या राय की कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ सूर्य जो कि लगन में है, तुला राशि में है। जब हम देखते हैं कि उसकी आगे गति क्या होती है, तो वो तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र तृतीय भाव में बैठता है, धनु राशि में। और अब देखते हैं कि वो कहाँ जाता है, तो वो चतुर्थ भाव धनु राशि यानी बृहस्पति, वो कहाँ बैठता है? चतुर्थ भाव में बृहस्पति दशम राशि में, यानी कि मकर। अब ये हो गया नीच। जो शुक्र है वो है उच्च, क्योंकि अगर मीन का उच्च होता है तो ये उसका भी उच्च ही होगा। मैं कई बार बता चुका हूं, दूसरी राशि में भी वह ग्रह स्वतः उच्च ही होता है उसी ग्रह की। अब लेकिन ये सूर्य था नीच। कितना गहरा और शक्तिशाली है यह दोस्तों इस ज्योतिष। अब बड़े ध्यान से समझिएगा इस योग को, कितना खतरनाक कितना शक्तिशाली होता है। अब नीच का सूर्य कहाँ चला गया? उधर शुक्र उच्च हो रहा है। शुक्र उच्च हो रहा है यानी कि नीच भंग राजयोग बन रहा है। अब क्योंकि उसका आगे जो स्वामी ग्रह है शुक्र का, शुक्र जिस राशि में स्थित है धनु, वो फिर से नीच है। अब क्या होगा? जब शुक्र को रूपांतरित करने लगेगा, नीच सूर्य को रूपांतरित करने लगेगा कौन? शुक्र। तो आदि शक्ति उसकी रूपांतरण में खत्म हो जाएगी। 25 से 27 शुक्र का राउंड होता है। तो जो 26 यानी सेंट्रल पार्ट है, यानी 25 से 26 वर्ष की आयु को सूर्य खा जाएगा। क्यों खा जाएगा? क्योंकि उसको रूपांतरित करने में ही पूरी ताकत लग जाएगी। जब इसका सेंट्रल पार्ट आया शुक्र का, तो शुक्र यानी कि वही सेंट्रल पार्ट जहां मैंने 26 तक की आयु की बात करी, 26 से स्टार्ट कौन हो जाएगा? दूसरा ग्रह बृहस्पति। वो उसकी ताकत को खा जाएगा, क्योंकि वो उच्च या नीच किसकी वजह से हो रहा है? वो आगे उसका स्वामी ग्रह फिर नीच है। मुझे लग रहा है कि आप शायद समझ रहे हैं मेरी बात को। उसका स्वामी ग्रह क्योंकि नीच हो गया, तो वो किसकी वजह से उच्च था? शुक्र, धनु की वजह से उच्च था ना, लेकिन वो खुद नीच है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये शुक्र उच्च का फल तब दे सकता था अगर जहां से आया था वो ग्रह सामान्य होता, तो 25 से 26 तक ये सही फल दे सकता था। लेकिन 26 के बाद फिर इसने नीच हो जाना था। क्यों? क्योंकि आगे धनु फिर से नीच है, धनु राशि का स्वामी, जिसकी वजह से वो उच्च है। यानी सेकंड पार्ट में उसने डाउन हो जाना था, क्योंकि ग्रह नीच है जो उसको उच्च कर रहा है। अब क्योंकि ये नीच ग्रह से आया था, तो इसकी ताकत रूपांतरित करने में लग गई। और आगे क्योंकि जिसमें स्थित था वो फिर से नीच है, तो उसकी आधी ताकत वो खा जाएगा, वो खुद नीच हो जाएगा। कुल मिलाकर के दोनों ही एंगल से सूर्य और बृहस्पति ने शुक्र की ताकत को खा लिया। तो क्या हो गया? शुक्र की ताकत को खा लेने से शुक्र कमजोर ग्रह हो गया। शुक्र कमजोर ग्रह हो गया। अब फल क्या होगा? शुक्र क्या है? शुक्र सूर्य को नीच करने वाला ग्रह है। अब शुक्र को नीच करने वाला ग्रह यदि खुद कमजोर और नीच हो गया तो क्या हो जाएगा? सूर्य को नीच करने, हमारा शत्रु यदि कमजोर है, एक राजा है, उसके आस पड़ोस की सीमा की राज्य हैं, अगर वो सीमाएं जो आस पड़ोस में उसके लगती हैं, उनके जो राजा हैं उनके साथ लड़ाई करके उनको जीत के अपने आप में मिलाना, उसको सीमाएं बढ़ाना राज्य की, और वो उसका कर्तव्य होता था राजा का। तो अब ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर वो राजा पहले ही कमजोर है दूसरे वाला, तो उसको युद्ध करना ही नहीं पड़ा, उसने जाके ऐसा ही कब्जा कर लिया। समझे बात को? उसके राज्य की सीमा खुद ही बढ़ गई। ये बहुत बड़ी टेंशन होती थी एक राजा को कि यदि उसने अपनी सीमा को नहीं बढ़ाया तो दूसरा राजा उस पर हमला करके अपनी सीमा बढ़ा लेगा, या तो वो हमला कर दे या वो कर देगा। तीसरा रास्ता इनके पास होता था कि जाके उसके साथ
मैत्री संबंध कर लो, अपनी बेटी की शादी कर दो या उसकी बेटी से शादी कर लो या उसकी बेटी की शादी अपने लड़के से कर दो, कहीं ना कहीं से संबंध बना लो। अब जो तीसरा राज्य कमजोर है उस पर अटैक कर दो दोनों एक साथ मिलकर के, क्योंकि या तो आप मारे जाओगे या वो आपको मार देगा। तो अपने राज्य की सीमाएं आपने नहीं बढ़ाई, तो राजनीति इस तरह से चला करती थी। वही चीज यहां पर बहुत क्लियर है कि वो नीच का सूर्य जिसका शत्रु अस्त है, मरा हुआ है, उसको लड़ने की जरूरत ही नहीं, वो नीच रहा ही नहीं, वो उच्च का हो गया। और दोस्तों वो कितना ज्यादा उच्च होगा, क्योंकि विशेष अनुपातों से ये चीज हुई, तीन तीन ग्रह इसमें इन्वॉल्व हुए, सूर्य, शुक्र और बृहस्पति, तीन तीन ग्रह इसमें इन्वॉल्व हुए। तो यानी कि वो सूर्य, बृहस्पति से तो कुछ होगा नहीं, बृहस्पति तो वैसे डाउन है, ठीक। नीच ग्रह का आगे स्वामी, उच्च ग्रह का स्वामी आगे नीच हो गया, उच्च भंग राजयोग बन गया। क्यों? क्योंकि शुक्र उच्च है तो वो उच्च राशि में स्थित है, वो आगे नीच है, तो उच्च, जैसे एक नीच भंग राजयोग होता है, ये है उच्च भंग, ग्रह उच्च है तो आगे क्या हुआ, वो नीच हो गया, उच्च भंग राजयोग बन गया। और यहां क्या बना, नीच भंग राजयोग बन, जो सूर्य है क्योंकि खुद नीच था और उसका शत्रु आगे नीच है, वो नीच भंग राजयोग बन गया। बहुत से लोग धोखा खाते हैं कि नीच भंग राजयोग कब प्रबल और प्रचंड होते हैं। ये वो प्रचंड नीच भंग राजयोग बना प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ। यहीं पर ऐश्वर्या राय ने पहली बार विश्व सुंदरी का खिताब जीता 1994 में, जब उसकी आयु 21 वर्ष होती है, लगभग 22वां वर्ष स्टार्ट होने वाला है। प्रचंड है सूर्य की शक्ति और उसे पूरे विश्व में ये सम्मान मिला, विश्व सुंदरी का खिताब, जब उसे कोई नहीं जानता था। और उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, एज ए एक्ट्रेस भी वो कोई इतनी सफल नहीं है, विवाह भी उसका सफल नहीं है, लेकिन वो विश्व सुंदरी बनी, उसके जीवन का सबसे बड़ा स्टार और सुपरस्टार यही है दोस्तों। कितना शक्तिशाली और प्रचंड है दोस्तों। ज्योतिष 22 से 23 उम्र होती है सूर्य की लाल किताब के अनुसार, और 21 वर्ष की आयु, 1973 का जन्म है ऐश्वर्या राय का, और 1994 में यह अवार्ड मिलता है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो मंथ है वो एंडिंग हो रहा है जब उसको अवार्ड मिल रहा है, लगभग 22 वर्ष ही उसकी आयु है जब उसको मिल रहा है। ये भी तो डिपेंड करता है ना कि कौन से मंथ में मिला है। वो देखने में 21 लग रहा है लेकिन एंडिंग में मिला है, तो एक दो महीने की गणना मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1-2-3 महीने सिर्फ इसमें आगे पीछे जाते हैं, 4-5 जो ये लाल किताब के राउंड होते हैं। कितने खतरनाक, प्रचंड और शक्तिशाली होते हैं। तो ये तो था नीच भंग राजयोग का ऐश्वर्या राय की जन्म पत्री में साक्षात प्रमाण। तो आप और भी आपका कोई प्रश्न हो या इससे संबंधित प्रश्न हो, आप लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं कि आपका नीच भंग राजयोग कब और कैसे फलित होते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं यदि आपकी कुंडली में भी छुपा हुआ है कोई ऐसा नीच भंग राजयोग, और कब फलित होते हैं। यदि आप प्रश्न करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे हर्ष होगा। धन्यवाद।